दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, हाल ही में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो फ्रांस का दौरा किया, उसमें कुछ और डेवलपमेंट्स आ रही थी एंड दैट वाज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड और फॉर पाकिस्तान एज़ वेल बिकॉज़ पाकिस्तान को उस लाइन पे सोचना पड़ेगा पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान इज़ हैविंग, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो टेक बेस्ड जो कोऑपरेशन है वो दुनिया में अगर कहीं से भी करना है तो वो ज़ाहिर-सी बात है चीन से ही करना है। खैर एनी हो, उस पे भी बात करते हैं, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि पिछले जो 5 सालों में अगर आप कहें तो रशिया ने जो अपना जो हाफ़ ऑफ जो वेपन्स था वो इंडिया को बेचा था। और ये दिस इज़ व्हाट जैसे आप कह लें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है। इस तरह फ्रांस ने अपना जो ओवर 20% ऑफ आर्म्स जो थी वो इस दौरान इंडिया को बेची थी। अब जो फ्रांस है वो इंडिया का जो जिसे कहते हैं ना टॉप आर्म्स डीलर है। अब तकरीबन 1 बिलियन वर्थ की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उन्होंने दी है एज़ कम्पेयर टू 97 970 मिलियंस वेपन जो कि रशिया ने दी है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि जो ये जो फ्रांस है ये जितना ज़्यादा इंडिया के करीब हो रहा है, बेसिकली ये मॉस्को के लिए या रशिया के लिए इसके ऊपर चैलेंजेज़ हैं। और दोनों का आपको पता है कि ये एक इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से भी एक इनकी शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं और बेसिकली ये बात करते हैं कि हमने चाइनीज़ मैरीटाइम एक्सपेंशनिज़्म को कंट्रोल करना है। और इसके हवाले से ज़ाहिर बात है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मामेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और इसमें अगर आपको याद हो एक टर्म बोली जाती है कि जो नई दिल्ली है वो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है इन डिफेंस। जो रशियंस हैं वो उस तरह सेल्फ रिलायंस इंडियंस को होने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम अपनी ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो करेंगे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। और ये चीज़ ज़ाहिर बात है ये अमेरिकन्स भी करने के लिए तैयार है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर 36 राफेल इंडिया ने फ्रांस से लिए थे, जो कि बेसिकली 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर चाइना के साथ हालात खराब होने की वजह से उनको मामलात जल्दी करने पड़े और फिर इन्होंने जो फ्रांस से फ्रेंच मिराज फाइटर भी लिए हुए थे, सबमरीन भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो अब ज़ाहिर बात है अपग्रेड करना चाह रहे हैं बिकॉज़ दे हैव द मनी एंड दे हैव द रिसोर्सेज़। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा वहाँ पे 10-15 लाख बंदा भी बैठा हुआ है, फ्रांस कहता है, इंडियन ओशन में। सो वहाँ पे आपको पता है ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे, सो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ और बहुत सारे। मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई क्लाइमेट चेंज का इश्यूज़ का या कोई मसला होगा। वो इंडिया इज़ इंटरेस्टेड मोर इन टेक्नोलॉजी और वो ज़ाहिर बात है वो इंडिया जब वो जाते हैं जर्मनी के पास, तो वो इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं, जब वो फ्रांस के पास जाते हैं तो वेपन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको पता है कि ये फ्रांस जो है वो कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन 1000 फ्रेंच कंपनीज़ जो हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं। और जो फ्रांस है वो 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। मेरा ख़्याल है तकरीबन उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया लेकिन वो उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 150 कोई इंडियन कंपनीज़ हैं जो फ्रांस के अंदर काम कर रही हैं। सो इट मीन्स दैट वो जो एक जो सिंक है जो नरेंद्र मोदी चाहते थे इमैनुअल मैक्रोन के साथ, उन्होंने वो सिंक जो है वो ढूँढ लिया। और मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं जो सिपरी का डाटा देख रहा था 2017 से लेके 2021 तक, आपको पता है सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर कौन था दुनिया में? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ये दोनों बड़े आर्म्स इम्पोर्टर थे। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया बाय 2021 फ्रॉम 2017 आप ये देख लें 5 साल वो आर्म्स इम्पोर्टर रहे हैं। इजिप्ट उससे बड़ा इम्पोर्टर था 5.7%, फिर ऑस्ट्रेलिया 5.7%, फिर आपके पास चाइना 4.8%, कतर, साउथ पाकिस्तान भी दुनिया का 3% वेपन ले रहा है। मेरे लिए दैट इज़ अ न्यूज़। ऑब्वियसली हम फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन हम ज़्यादातर इंडिजिनस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। लेकिन फिर भी 3% इज़ नथिंग एज़ कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज़ गेटिंग एज़ 11%। ऑन द अदर हैंड आप इमेजिन कर लें कि ये कुछ ममालिक मिला के 55% ले रहे हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ बाइंग 45% ऑफ द वेपन्स जो है वो ले रही है। सो ये आप इमेजिन कर लें कि जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो बढ़ गई। और अगर आप मैं आपको एक और फिगर बताऊँ कि 2012 से लेके 2016 तक जो है और फिर जो है
2017 से लेके 2021 तक फ्रांस का जो है वेपन्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, दैट इज़ तकरीबन उन्होंने कोई 59% अपना बढ़ा लिया है। इट मीन्स कि वो जो लार्जेस्ट वेपन्स इंपोर्टर है वो जो है वो इंडिया है इस वक़्त। और उसमें आप देख लें कि अभी यूएई वगैरह भी हो जाएगा तो फ्रांस की वो क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो ये एक पता चलता है कि जिसे आप कह दें कि ये वो ममालिक हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो और दुनिया की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 11% फ्रांस एक्सपोर्ट करता है। अमेरिकन तकरीबन 39% एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। रशिया तकरीबन 19% एक्सपोर्ट कर चुका है और ये जो फ्रांस और रशिया से भी जा रहा है, ये भी इंडिया जा रहा है और अमेरिका से भी जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया में जा रहा है एंड आई एम गिविंग यू दिस डाटा ऑफ 2017 टू 2021 जो कि सिपरी का जो डाटा है। अब ज़ाहिर बात है इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलके काम करना है और उनको इस चीज़ का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीज़ें हैं वो देखनी हैं और उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि अगर हमने ये चीज़ें इंडिया जो है के साथ एंगेज करेंगे तो हमें वो आज़ादी मिलेगी, जो वो आज़ादी चाहते हैं अमेरिका के साथ। सो इंडिया रशिया और फ्रांस को आज़ादी दे रहा है, बिकॉज़ अमेरिका जो फ्रेंच हैं वो बड़े परेशान हैं कि जिसे आप कह लें कि वो जिसे आप कह लें कि वो एक है ना कि एक मुहावरा जिसको हम बोलते हैं थुसिडाइड्स ट्रैप। ये बेसिकली एक हिस्टोरियन थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे थुसिडाइड्स। वो कहते थे जब एक जो ग्रेट पावर वो थ्रेटन करती है कि वो रिप्लेस करेगी दूसरी ग्रेट पावर को, तो फिर जो उसका जो हल है वो जंग ही होता है। अब दुनिया को पता है कि जो चाइना जो है वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और उनकी जो प्रीडोमिनेंस उसको चैलेंज कर रहा है। तो उसके लिए उनको कहीं न कहीं पे कोई डेडली ट्रैप्स बिछाने पड़ेंगे। ठीक है जी? अब अगर चाइना रिप्लेस करता है तो वो अब अमेरिका ने एक जो ट्रैप डाला है, उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि क्या उसमें क्वाड एक वो ट्रैप है? बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है जो टोटल कंपोनेंट्स देखेंगे क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री नहीं होता। वो जो जॉन मीरशहाइमर एक आईआर के प्रोफ़ेसर हैं वो कहते हैं कि कहते थे ना कि चाइना कैन नॉट राइज़ पीसफुली लगता ही है चाइना विल राइज़ पीसफुली। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ उन्होंने कॉम्पिटिशन और जगहों में कर ली है। अभी जिसे आप कह लें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है आपको पता है वो वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है उसका हेजेमोन है और वो नहीं चाहता ज़ाहिर बात है कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें चाइना वो जो है वो अपना इन्फ्लुएंस करे। अब ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है अगर आपको दुनिया को देखें 2 हिस्सों में तक़सीम करें, तो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम कहते हैं और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चाइना जिसमें अगर आपको याद हो लॉन्ग अगो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो क्या नाम था उनका जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात की थी। अब ये जो साउथ-साउथ कोऑपरेशन बेसिकली तो वो जो अपना चाइनीज़ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, उसको वो कह रहे हैं कि हमें जो साउथ में अपने लिंकेजेस डेवलप करने हैं। यानी कि वो जो सदर्न हेमिस्फीयर है, हमें उसमें रहना है। हमें ऊपर जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और अगर हम ऊपर चले गए तो हमारे लिए वो मिसाइल पैदा होंगे। सो इट्स बेटर नॉट टू गो इन दैट डायरेक्शन जिसमें आपको अमेरिकन्स लेके जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें यूरोप और उन चीज़ों में नहीं देखना। सो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो एशिया में डिसाइड होना है। अब ज़ाहिर बात है इंडिया जो है उस सेंस में वो कह रहा है कि जी ठीक है हम जो है वो इंडिया लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर भी नहीं ले रहा। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जिनको समझने की ज़रूरत है। इंडिया लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं ले रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इस वक़्त इल्लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप जो नरेंद्र मोदी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें वो फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया को जो है वो उन्होंने मैनेज कर लिया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल मीडिया इज़ मैनेज्ड इन इंडिया। सारा नहीं है लेकिन सोशल मीडिया को निकाल के इंडिया का मीडिया बहुत हद तक मैनेज है किसी ना सो इंडिया जो है वो लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर बाय नहीं कर रहा। ठीक है जी। इंडिया ओपन इकोनॉमिक ऑर्डर बाय करना चाह रहा है बिकॉज़ वो जो अगर वो लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर बाय करता है, तो वो तो ज़ाहिर बात है कि सारे का सारा वो जो जो वैल्यूज़ है, कल्चर है, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ी। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो अपना जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं हाँ, हम आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर ले लेंगे। अब अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मदद लेनी है तो उनको फिर ज़रूरत है इसकी इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें साथ ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें, ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इंडिया, ठीक है जी? जिस ममालिक की भी इंडिया पैसिफिक जो प्रायोरिटीज़ है, अब ये टेक बेस्ड जो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक बेस्ड कोऑपरेशन की आप बात करेंगे
तो जो फ्रांस है वो कहता है जी हाँ, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी। उधर से जर्मनी कहता है जी हम भी आपको टेक्नोलॉजी देते हैं क्योंकि आपको पता है जर्मनी ने भी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई हुई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है जी। इसी तरह आई थिंक जो है ये जो नॉर्डिक समिट में इफ आई एम नॉट आई थिंक डेनमार्क ने भी जो है वो अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन की हुई है। सो ये जो चीज़ें हैं इट सीम्स लाइक के इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि वो रशिया से थोड़ा पीछे हटेंगे बट वो नॉट एट द कॉस्ट दैट दे विल ट्राई टू मेक वेस्टर्न कंट्रीज हैप्पी। वो रशिया के साथ भी चलना चाहेंगे, ठीक है जी? और ये जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है दोनों ममालिक जो है वो काम करेंगे बिकॉज़ उनको पता है कि अगर हमने ये जो है वो काम ना किया, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इंडिया समझता है कि वो कितनी कुछ देर एक अमेरिकन प्रेशर या वेस्टर्न प्रेशर को रोक सकेंगे और दूसरा ये है कि इन जो रशियंस हैं, वो भी उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं देते और उनको वो सेल्फ रिलायंट नहीं करते। ठीक है जी। अब रशिया जो है जैसे हम बात करते हैं जी की आर्म्स सप्लाई है तकरीबन 80% दिल्ली को जो एक्जिस्टिंग वेपन सिस्टम है, जो उनके पास एक्जिस्टिंग वेपन सिस्टम है 80% वो रशिया का है। ठीक है जी। जैसे हमने पहले बात कर ली आर्म्स इंपोर्टर इंडिया सबसे बड़ा है, तो वो रशिया उनको वो चीज़ें नहीं दे रहा। वो टेक जैसे फॉर एग्जांपल एस-400 है। इमीडिएटली बाय करना पड़ा। अभी रशियन जो है वो एस-500 भी बना चुके हैं सुना है। या उसपे वो जो है तो ये चीज़ें जो है मेरा ख़्याल है कि ये वो समझते हैं कि हमें जो भी टेक्नोलॉजी दे दे बिकॉज़ वो जो बात कर रहे हैं वो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। तो जो आप अगर देखें बॉडी लैंग्वेज देखें फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की, नरेंद्र मोदी की, तो आपको बॉडी लैंग्वेज लगेगा जैसे पता नहीं बडीज़ हैं, ठीक है? बड़े यार हैं, ठीक है? बड़ी दोस्ती हैं, मिलते इस तरह और आपको पता है कि उनको पता है क्या नाम है उसका इमैनुअल मैक्रोन को पता है कि ये हग करना पसंद करते हैं, ये थोड़ा रिलैक्स रहना, कंफर्टेबल होना पसंद करते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी को कंफर्टेबल रखते हैं, गप-शप ये वो तरीके और स्टाइल से बैठना, फॉर्मल स्टाइल से नहीं बैठना, तो एक मैसेजिंग है कि मैं विन कर रहा हूँ। लेकिन कल को याद रखिएगा जब मौका मिलेगा, तो इंडियंस जो हैं वो अमेरिका को नाराज़ नहीं करेंगे व्हेन देयर विल बी एन इन अमेरिकन एंड फ्रेंच जो मुकाबले पे आ जाएँ। एंड रिमेंबर अमेरिकन और एंड फ्रेंच जो है वो कॉम्पिटिशन दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। द ओनली थिंग व्हाट मैटर्स इज़ दैट हाउ दे लुक एट इंडो-पैसिफिक। But the problem and the advantage to both of them is that their competitor is China. जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है? कि उनका कॉम्पिटिटर जो है वो चाइना है, ठीक है जी? मोदी साहब को बड़े बिज़नेस चाहिए मैक्रोन जो है वो बिज़नेस देने को तैयार है और उनके इंटरेस्ट बिल्कुल वो कॉमन है जिसे वो कहते हैं ना वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में याद रख के कहा जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़, देयर आर ऑलवेज़ परमानेंट इंटरेस्ट्स, ठीक है जी? अब ये जो है वो जैसे मैंने पिछली आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने कहा था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात करते हैं। अब इंडिया को ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो लेके देंगे इनको, ठीक है जी। और अगर आपको याद हो जो फ्लोरेंस पाले हैं और राजनाथ सिंह जो हैं ये दो इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर और फ्रेंच जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात पे काफ़ी काम किया है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये क्वेश्चन है दैट विल हेल्प इंडिया कि वो आइंदा आने वाले दिनों में काम कर सकें और इस तरह का काम कर सकें जिससे वो पर्टिकुलरली अपने जो लोगों को जॉब्स क्रिएट कर सकें। उनके लिए प्रॉब्लम है जॉब क्योंकि इंडिया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं तो वो लोगों को ये कह सकते हैं देखो जी हम तो क्या नाम है हमने तो बड़ा काम किया। अब जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है आपको पता है वो दुनिया में वो कहते हैं ना इन स्टेट ऑफ फ्लक्स है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो भी हिल-जुल रहा है। पावर शिफ्ट हो रही है। अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है वो उसमें थोड़ी कमी आ रही है। वेस्टर्न डोमिनेंस जो है वो उस तरह जो है वो जो जिस तरह फरीद ज़करिया कहते हैं अपनी किताब में वो कहते हैं कि इट्स नॉट दैट जो अमेरिका है वो डिक्लाइन कर रहा है, द अदर्स आर राइजिंग। सो अमेरिका इज़ नॉट जस्ट डिक्लाइनिंग, अदर्स आर राइजिंग दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम। सो ये वो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है या जो ग्लोबल पावर की बात होती है, जो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर की बात होती है, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़े पैमाने पे एक सारी शिफ्ट है। इंडिया इस शिफ्ट में जो है वो बिल्कुल उसका वो पुर्ज़ा है।
और वो उनको इस पुर्ज़े की को के तौर पे वो रहना भी चाहते हैं, वो काम भी करना चाह रहे हैं और काफ़ी हद तक वो चीज़ें समझ गए। पाकिस्तान का इसमें ये आता है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास तो रिसोर्सेज़ नहीं है फॉर अ मोमेंट, अगले 5-7 साल तक भी नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ें बेहतर होंगी। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर हम टेक बेस्ड चीज़ें करें, आईटी पे काम करें। ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, डायरेक्शन नहीं हमें मिल रही। और डायरेक्शन जनरल पब्लिक खुद तो काम कर रही है, जो उनको अवेलेबल चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हुकूमत कोई लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं सेट कर रही, जिस तरह इंडिया की सरकार जो डायरेक्शन सेट कर रही है। हमारे लोगों को बड़ा बुरा लगता है इंडिया तरक्की कर रहा है। वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं। उन्होंने 75 साल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की है, ना वहाँ मिलिट्री डिक्टेटर आया, ना वहाँ इमरान खान जैसे लीडरों को उठा के ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुँचा दिया जाता है, ना नवाज़ शरीफ जैसे लीडर्स को ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुँचा दिया जाता है। ये वहाँ पे एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के ज़रिए लीडरशिप आई है, वो चल रही है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे ये नहीं होता कि पूरे सूबे के सूबे को ही जो है वहाँ हुकूमत बदल दी जाती है, तो फिर वहाँ पे वो पॉलिटिकल ऑर्डर रहता है। जो पॉलिटिकल ऑर्डर जब लोगों को पता हो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो चलते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने अपना सेंटर मजबूत रखा हुआ है, जिस तरह देखिए आम आदमी पार्टी है, वो कहाँ से दिल्ली से पंजाब पहुँच गई और भी वो सो द पॉइंट ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है इस पे अगर हम काम करेंगे तो हमें इससे बजाय वी नीड टू लर्न। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे आज वो देखें वो कह रहे हैं जी हम आपको बताना चाहते हैं, 100 यूनिकॉर्न्स वहाँ पे आ गई। सो मेरा ख्याल है कि ये एक एक किसी कंपनी की जब हवा बन जाती है या मुल्क की, मैं कंपनी इसलिए कह रहा हूँ जस्ट कि टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब ये किसी मुल्क की हवा बन जाती है, किसी कंपनी की, किसी शख्स की हवा बन जाती है कि यार ये रिलायबल लोग हैं, ये काम करने वाले हैं, इनके साथ ये इनकी डायरेक्शन ठीक है, तो फिर सारे उधर मुड़ जाते हैं। So that is why the world is moving towards India. The reason behind is China, obviously कि China के neighbor है, and the other one is they can compete and all that. The other one is that they're in the market as well. So let's see what Pakistan does in terms of what kind of collaboration Pakistan can do in terms of technological transfer. हमने इस पे काम काफ़ी किया हुआ है ताकि और हमने जो काम किया है वो ज़ाहिर बात है अगर आप सिर्फ JF-17 थंडर को ही देख लें दैट इज़ वन क्लासिकल एग्जांपल क्योंकि हमारी सारी डॉक्ट्रिन है डिफेंसिव। सो हमें अपने को डिफेंड करना है ना कि ऑफेंसिव। सो हम वो डिफेंसिव में अपने आप को और हमारा जो कॉम्पिटिटर या हमारा हमें डिफेंस करना है चाइना के इंडिया के अगेंस्ट सो हमारे लिए वो जो चीज़ें हमारी पूरी है। सो लेट्स सी आइंदा क्या होता है लेकिन दिस वाज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक।